नमस्कार। एनसीईआरटी के चैप्टर 3 में आपका स्वागत है। जिस चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियों को समझने के पहले हम पृथ्वी की अवस्थिति समझते हैं सूर्य के सापेक्ष। इस अवस्थिति को समझते हैं इस प्रकार और बिल्कुल रिलैक्स होकर समझते हैं और बहुत ही आसान चीज है, इसको बड़े आसानी से हम समझ जाएंगे। पृथ्वी की गतियां क्या है। ऊपर है नॉर्थ पोल, पिछली कक्षा में हमने देखा था, और नीचे है साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है, इस रेखा को अक्ष कहा जाता है, एक्सिस कहा जाता है। यह रेखा बिल्कुल स्ट्रेट है, काल्पनिक रेखा है, इसे एक्सिस कहा जाता है, अक्ष कहा जाता है। इस अक्ष को बीचों बीच से काटने वाली रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है, इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर के 23.5 डिग्री नॉर्थ में, इक्वेटर के 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा है और इक्वेटर के 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा है। इस रेखा का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस रेखा का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और बीच में इक्वेटर है। इस अगर सूर्य जो है वो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है और परिक्रमा करने के लिए जिस वे को फॉलो करता है उससे हम कक्षा कहते हैं, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। अगर उस कक्षा के सापेक्ष हम पृथ्वी की स्थिति को देखें तो उस कक्षा का तल ऐसे बना सकते हैं। इसको हमें दूसरे कलर से करना चाहिए था। और इस तल के सापेक्ष पृथ्वी का जो अक्ष है, इस तल के सापेक्ष पृथ्वी का जो अक्ष है यह 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी का जो अक्ष है, जिस अक्ष पर पृथ्वी परिक्रमा करती है, उस अक्ष पे पृथ्वी 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और इस अक्ष के लंबवत अगर कोई रेखा खींची जाए, इस अक्ष के लंबवत अगर कोई रेखा खींची जाए, इस समतल कक्ष के अगर लंबवत कोई रेखा खींची जाए तो पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। यही कंसेप्ट है। अर्थ जिस कक्ष समतल के सापेक्ष परिक्रमा करती है वहां 66.5 डिग्री कोण बनाती है। और इस कक्ष समतल पर, इस ऑर्बिट सर्कल रेखा पर यदि पृथ्वी पर एक लंबवत रेखा खींची जाए तो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये हमारे पृथ्वी की अवस्थिति है। पृथ्वी हमारी सूर्य के सापेक्ष 2 प्रकार के चक्कर लगाते हैं, इनको हम देखते हैं और बहुत आसान है। छोटे बच्चों के लिए एनसीईआरटी लिखी गई है तो काफी आसान है और इसको बड़े आसान समझते हैं। कॉम्प्लिकेटेड करने पर कॉम्प्लिकेटेड ही हो जाता है। हमारी अर्थ जो है, अर्थ 2 प्रकार का मोशन करती है, गति करती है। एक को कहते हैं घूर्णन, एक को कहते हैं घूर्णन और दूसरे को कहते हैं परिक्रमण। इसी को परिभ्रमण भी कहा जाता है। घूर्णन को इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं, इसे रिवोल्यूशन कहते हैं। घूर्णन क्या है? जब कोई, हम बचपन से हम लोग लट्टू नचाए होंगे, तो जब लट्टू फेंकते हैं तो लट्टू अपने एक धुरी पर, एक सुई रहता है, खीला जिसे कहते हैं, उस खीले पर नाचता रहता है एक ही धुरी पे। हम यहाँ पर खड़े हैं, इस तरह से हम घूमते हैं, इसे हम कहते हैं घूर्णन। ऐसे हमारी पृथ्वी भी अपने एक अक्ष पर लगातार, अपने अक्ष पर लगातार घूर्णन कर, लगातार चक्कर लगाते हैं। इसी को हम घूर्णन कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। इसे हम रोटेशन कहते हैं।
अब इस रोटेशन को हम समझेंगे। इस रोटेशन के दो प्रभाव होते हैं। क्या क्या दो प्रभाव होते हैं? एक, इस रोटेशन से दिन होता है और रात होती है, और दूसरा, अब दिन होता है और रात होता है, दूसरा यह ऊष्मा बजट का भी काम करता है। ऊष्मा बजट में भी समझने में काम करता है। अब अगर हमारी अर्थ में जिस साइड पर दिन है उस साइड पर ऊष्मा दिन को प्राप्त होगी। जब ऊष्मा प्राप्त होगी तो वहां गर्मी होगी। जहां रात है वहां सूर्य को ऊष्मा प्राप्त नहीं होगी तो वहां ठंड होगी, और गर्मी से ठंड की तरफ ऊष्मा का संचरण होता है। अगर ऐसा हो कि पृथ्वी अपना घूर्णन रोटेशन बंद कर दे तो क्या होगा? जिस स्थान पर दिन है वहां दिन ही रहेगा, और जब दिन रहेगा तो ऊष्मा ज्यादा होगी, और ऊष्मा ज्यादा होगी तो गर्मी ज्यादा होगी, और जहां पर रात है वहां ठंड होगा, और ठंड होगा तो टेम्परेचर डाउन होगा, अर्थात जीवन असंभव हो जाएगा पृथ्वी पर। इसको एक हम समझते हैं चित्र से। ये हमारी अर्थ है। अर्थ के यहाँ मान लीजिए सन है। अब सन से जो लाइट आती है वो लाइट पृथ्वी के हमारी जो अर्थ है उस अर्थ के केवल एक ही हिस्से पर पड़ती है। एक ही हिस्से पर पड़ती है। एक हिस्सा हमेशा सूर्य के विपरीत रहता है। जिस हिस्से पर पड़ती है वहां दिन होता है, जिस हिस्से पर नहीं पड़ती वहां रात होता है। ये बीच का जो रेखा है, इस रेखा को प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। चूंकि जो सर्कल है, सर्कल हमेशा वृत्त ही बनाता है। पिछले लेक्चर में हम समझ चुके हैं। इस वृत्त को हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। इंग्लिश में इसे इल्यूमिनेशन सर्कल कहा जाता है। ये हमारा हुआ पृथ्वी का रोटेशन। पृथ्वी अपने धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। अब हम देखते हैं परिक्रमण क्या होता है। परिक्रमण क्या होता है इसको समझते हैं। रिवोल्यूशन क्या होता है? रिवोल्यूशन ये हमारा सन है। इसको बीच में हम सन मानते हैं, सूर्य मानते हैं, हमारा सन है। ये एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा है, और इसको हम दूसरे पेन से बनाते हैं। ये हमारा दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। दीर्घवृत्ताकार कक्षा वो होता है जैसे ना गांव में होता है, ऐसे सीधा समझिए जैसे कोई अंडा है ना, तो अंडा गोल नहीं होता है, उसको हम मान सकते हैं दीर्घवृत्ताकार है। वैसे दीर्घवृत्ताकार के हमेशा दो केंद्रक होते हैं, दो केंद्र बिंदु हो सकते हैं। एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, लेकिन सूर्य को हम बीच में मान के चलते हैं। इस दीर्घवृत्ताकार पर पृथ्वी अगर हमारी अर्थ है तो अर्थ हमारा यहाँ एक अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, और ये अर्थ 365 दिन 54 मिनट 56 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है। लगभग कितने दिन में? 365 दिन और 6 घंटे में, लगभग 6 घंटे में। वैसे परफेक्ट नहीं 6 घंटे, लगभग 6 घंटे। 365 दिन और प्लस 6 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। इस चक्कर को पूरा करने के काल को हम परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमा की जाती है। जैसे शादी है, शादी के मंडप के चारों तरफ परिक्रमा की जाती है, वैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। कितने दिन में करती है? 365 दिन 6 घंटे में। अब बात आती है 365 दिन करती है तो 6 घंटे, ये हर 4 साल में 6 घंटे, 6 चौको 24, हर 4 साल में एक दिन का बन जाता है। 6 घंटे करके एक दिन बन जाता है, और ये एक लीप ईयर बन जाता है। तभी हम शुरू में देखते हैं कि एक 28 दिन की फरवरी 3 पड़ती है, और जो चौथी फरवरी हर 4 साल में आती है तो 29 दिन की होती है। यही 6 घंटे बढ़ बढ़ के वह एक लीप ईयर बना लेता है। लीप ईयर में फरवरी 29 की होती है, अर्थात इसका कहने का सीधा मतलब है कि साल 366 दिन का हो जाता है, 365 दिन का नहीं होता है। अब ये हमारी अर्थ जब इस सूर्य के परितः चक्कर लगाती है, ये माने जो परिक्रमा करती है, इस परिक्रमा के क्या परिणाम होते हैं? इस परिक्रमा के सबसे पहला परिणाम होता है
कि ऋतु में परिवर्तन, सीजन चेंज, ऋतु में परिवर्तन, ऋतु में परिवर्तन, परिवर्तन। और दूसरा होता है दिन और रात के लंबाई या दिन और रात का जो अंतर होता है उसमें परिवर्तन, दिन और रात के अंतर में परिवर्तन। अब इसको समझते हैं, ऋतु में परिवर्तन। अब ऋतु में परिवर्तन होता है और दिन और रात में परिवर्तन होता है। अब हम एक यहाँ चित्र बनाते हैं, इसी सूर्य को ऐसे रहने देते हैं और इसी के सापेक्ष हम 4 ऋतु, हमारे भारत में नहीं बल्कि विश्व में मुख्यतः 4 ऋतु पढ़ी जाती है। एक है शीत ऋतु, एक है ग्रीष्म ऋतु, एक है शरद ऋतु, एक है बसंत ऋतु। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु। अब इसी मैप से, इसी हम फिगर से समझ लेते हैं चारों ऋतुओं को, लगे हाथ समझ लेते हैं, फिर अगला कंसेप्ट देखेंगे। और बहुत छोटा चैप्टर है, इसे बड़े आसानी समझ सकते हैं। और एनसीईआरटी 6वीं के बच्चों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं बनाती है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड न समझने की वजह से हो जाता है। ये हमारा अर्थ सन है, सन, और सन ये चमक रहा है बिल्कुल, और एक अर्थ मेरा यहाँ है। इसी अर्थ की कभी पोजीशन यहाँ होगी, क्योंकि 365 दिन में चक्कर लगाता है। कभी हमारे अर्थ की पोजीशन यहाँ होगी और कभी हमारे अर्थ की पोजीशन यहाँ होगी। अर्थ में नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। नॉर्थ और साउथ पोल के मिलाने वाली रेखा को अक्ष कहा जाता है। यहाँ भी नॉर्थ पोल है, यहाँ भी साउथ पोल है, यहाँ भी नॉर्थ पोल है, यहाँ भी साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अब ये हम मानते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश, ये हमारा बीच में विषुवत रेखा है और एक कर्क रेखा है, मकर रेखा है। जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर पड़ता है, क्यों कर्क रेखा पे पड़ेगा? क्योंकि कर्क रेखा सूर्य के बिल्कुल सामने पड़ता है। तो ये जब कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब ये देखने को मिलता है 21 जून को। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश सबसे सीधा पड़ता है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा पड़ता है। तो उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन की लंबाई ज्यादा होती है, दिन का समय ज्यादा होता है और रात छोटी होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में उसका उल्टा होता है, दिन का समय छोटा होता है, रात लंबी होती है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, हम यहाँ बना देंगे ऐसे, ग्रीष्म ऋतु। उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगा? ग्रीष्म रहेगा। और दक्षिणी गोलार्ध में कब रहेगा? शीत रहेगा। कब रहेगा? 21 जून को। इसी को हम कहते हैं उत्तरी अयनान, उत्तरी अयनान। किताब में सारी चीजें दी गई हैं, कितनी भी यहाँ समझा लीजिए, किताबी पढ़नी प्राथमिक है। अगर आप किताब को खोलेंगे और किताब को पढ़ेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो ये हमारा है उत्तरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो सबसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होती है। इसको हम उत्तरी अयनान कहते हैं, समर सोलिस्टिक कहते हैं, समर सोलिस्टिक कहते हैं। उत्तरी कब आता है? 21 जून को। इसी के सीधा उल्टा हम आते हैं, तो यहाँ हम कह देंगे, यहाँ भी सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, इसे हम कहते हैं दक्षिणी अयनान। कब पड़ेगा? यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है। नॉर्थ में सूर्य का प्रकाश नहीं अब पड़ेगा। अब ये बीच में विषुवत रेखा है, यहाँ कर्क रेखा है, यहाँ मकर रेखा। अब सूर्य का प्रकाश सीधे के सीधे कर्क रेखा, मकर रेखा पर पड़ेगा। सॉरी, कर्क रेखा पर नहीं, मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा। जब मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा तो यहाँ पर जो दक्षिण है, दक्षिण में रातें छोटी होंगी और दिन बड़ा होगा, अर्थात यहाँ ग्रीष्म ऋतु होगा। कहाँ? दक्षिण में। और उत्तर में शीत ऋतु होगा, उत्तर में शीत ऋतु होगा। और कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर सूर्य का सीधा चमकना दक्षिणी अयनान है, दक्षिणी अयनान है, जिसे हम विंटर सोलिस्टिक कहते हैं। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी और साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ती है। अब एक कब होता है? ये होता है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। तभी एनसीईआरटी स्पष्ट कहती है कि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के समय क्रिसमस मनाया जाता है, क्योंकि
अब हमारे यहाँ जो ये नवंबर दिसंबर का महीना है तो ये विंटर सोलिस्टिक है, माने दक्षिणी ऐनान है। दक्षिणी ऐनान मतलब सूर्य का सीधा चमकना अब मकर रेखा पर होगा। जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकेगी तो दक्षिणी ध्रुवों पर, दक्षिणी गोलार्ध पे, साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ेगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी पड़ेगी। और इसके वजह से अब हम ये देखेंगे कि ये कब ऐसा होगा, तो ये होगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को केवल इंडिया में ही ठंडी पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है। और अब हम तीसरे घटक को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सूर्य का प्रकाश, चूंकि ये मैप जो है 3D मैप नहीं है, सन अगर हमारा इस तरह सन है तो पृथ्वी इस तरह दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाती है। ऐसा नहीं है कि सन ऊपर है नीचे पृथ्वी रहता है, ऐसा नहीं है। तो जो हमारा सन है, अब सन एक ऐसा टाइम आएगा 23 सितंबर के दिन। कब? 23 सितंबर के दिन। 23 सितंबर के दिन ऐसा आएगा कि हमारा सन जो सूर्य है वो सीधा का सीधा विषुवत रेखा पर चमकेगा। कहाँ चमकेगा? विषुवत रेखा पर चमकेगा। जब विषुवत रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा तो नॉर्थ और साउथ पोल को छोड़ करके, नॉर्थ और साउथ पोल को छोड़ करके पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होगा। इसमें क्या हो, इसको कहते हैं हम विषु, विषु इक्विनॉक्स, इंग्लिश में इक्विनॉक्स, हिंदी में विषु कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ होगा शरद, क्या होगा? शरद। और साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा बसंत। इसको याद करें ऐसे, विषु, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स 2 होते हैं, अभी एक और बताते हैं। इक्विनॉक्स में जब सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है, कब? 23 सितंबर को। 2 बार साल में 2 बार सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है, एक 23 सितंबर को। 23 सितंबर को जब विषुवत रेखा पर चमकता है तो इसे इक्विनॉक्स कहते हैं, विषु कहते हैं। इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शरद रहता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में बसंत रहता है। अब इसको एक ट्रिक है, कोई शरद लड़का है ऊपर है और बसंत नीचे है, इसका जस्ट उल्टा ऊपर करते हैं। इसमें क्या होता है, हम 21 मार्च देखते हैं। 21 मार्च को भी सूर्य मकर रेखा पर, सूर्य विषुवत रेखा, सॉरी मकर रेखा नहीं, विषुवत रेखा 0 डिग्री इक्वेटर पर सीधा चमकता है। तो जब 0 डिग्री इक्वेटर पर सीधा चमकता है तो ऊपर होता है बसंत ऋतु। कहाँ ऊपर? मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बसंत ऋतु होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में शरद ऋतु होता है। अब इसको ट्रिक देखते हैं। जब 23 सितंबर को जो विषु होगा, इक्विनॉक्स होगा, तो शरद ऊपर रहेंगे, बसंती नीचे रहेंगी। और जब 21 मार्च को इक्विनॉक्स होगा, विषु होगा, तब बसंती ऊपर चले जाएंगे, शरद नीचे चले आएंगे। तो ये इस तरह का हमारे यहाँ मौसम परिवर्तन होता है, सीजन चेंज होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। एक ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज आती है समझने में, लेकिन हमने बहुत आसानी से समझा। इसको फिर एक बार कहते हैं, हम रिपीट करते हैं कि आप किताबें पढ़िए, बिना किताब पढ़े कोई चीज क्लियर नहीं हो पाती है। जब किताब पढ़ेंगे तब हमको बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है।